सभी साथियों को नमस्कार। और हम आज आपके सामने उपस्थित हैं यूपी टेट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं और किस तरीके से हमें उन्हें पढ़ना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यूपी टीईटी एग्जाम में प्राप्त कर सकें। साथियों, सभी लोग अध्ययन करते हैं और कई लोग तो बहुत ही डीप चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि यूपी टेट एग्ज़ाम की संरचना है, अगर हम उसको देखें, तो उसमें कुछ ज़्यादा डीप पढ़ने का किसी भी टॉपिक को ज़रूरत नहीं होती है। और आपको ये भी बता दें कि अगर हम सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक दिए हुए हैं, अगर उनसे तैयारी करते हैं, तो हमें तैयारी करने में बहुत मदद मिलती है और हमें ये भी पता चलता है कि हमें कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं। और एक चीज़ ये भी रहती है, अगर सिलेबस हमने देखा है, तो हम उसमें अपना टिक लगा सकते हैं कि हाँ, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हमें अब अगला टॉपिक तैयार करना है। जैसा कि अगर हम थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें इसको, तो अगर हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो पेपर फर्स्ट है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें जो कि प्राथमिक स्तर का रहता है, तो इसमें सबसे पहला है बाल विकास का अर्थ, ठीक है ना? बाल विकास का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इस टॉपिक को जैसे अगर हमने कवर कर लिया तो इस तरीके से हम इसमें टिक लगा देते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, हमारे दिमाग में बना रहे और हम आगे वाला टॉपिक अपना पढ़ सकें। और इससे क्या रहता है साथियों, हमें पता चलता रहता है कि हमने कितना अपना जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी हमें कितने पाठ्यक्रम को तैयार करने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से ही हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को और विस्तार से इसको समझते हैं कि इस सिलेबस में है क्या, कौन-कौन से टॉपिक हैं, हर विषय के जो टॉपिक हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को गति देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारी सक्सेस सीरीज भी चल रही है मिशन यूपी टेट के नाम से यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर जब आप ये सिलेबस समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं, वो वास्तव में यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। क्या है? बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। अब इसमें साथियों समझने का प्रयास करेंगे कि है क्या-क्या चीज़। तो बाल विकास में देखेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की आवश्यकता क्या है और उसके क्षेत्र कौन-कौन से हैं, ठीक है? और इसके बाद अगला टॉपिक इसमें बाल विकास की अवस्थाएँ, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें, क्या है? शैशवावस्था, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, शैशवावस्था से लेकर कहाँ तक पढ़ते हैं? किशोरावस्था तक पढ़ते हैं ना? शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें ये याद रखना है बाल विकास की अवस्थाओं में क्या-क्या है। इसके बाद उनकी जो अवस्थाएँ होती हैं, उनमें शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उनमें मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। इसके बाद इन अवस्थाओं के बीच में ही भाषा विकास किस प्रकार से होता है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किस प्रकार से होता है। इसके बाद क्या है? सृजनात्मकता का विकास और सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये जो बाल विकास से संबंधित है, इतने टॉपिक हैं। और इसके बाद जो इसी में दूसरा है बाल विकास के आधार। बाल विकास के आधार का मतलब है कि वंशानुक्रम और वातावरण जो बालक के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो क्या होता है और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। जैसे कि वंशानुक्रम और वातावरण होते हैं, तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, विद्यालयी कारण, संचार माध्यम, ये सब चीज़ें किस तरीके से बालक के विकास में मैटर करती हैं, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अब दूसरा आता है इसमें सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। क्या है? सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। साथियों, हमें टॉपिक बहुत ही ध्यान से देखने हैं और उनको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि जो दिन भर पढ़ते रहते हैं
और बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल लिमिटेड समय में और जितना सिलेबस है उसी के हिसाब से तैयारी करके बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं। तो क्यों ना हम सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। तो इसमें सबसे पहला क्या है, अधिगम या सीखने का अर्थ है, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इसके बाद अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां हैं वो क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद अधिगम के नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो देखिए थार्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम है एवं अधिगम में उनका महत्व क्या है। अब इसमें देखिए दो दो नियम होते हैं, एक क्या है मुख्य नियम, एक होता है द्वितीयक नियम या गौड़ नियम, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, तो उसमें गौड़ नियम को भी विस्तार से पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमें हमें क्या क्या पढ़ना है, थार्नडाइक के जो सीखने के मुख्य नियम है वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, और अधिगम में उनका क्या महत्व है। इसके बाद अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता क्या है, जिसमें अब पहला सिद्धांत क्या है, हमें थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पढ़ना है। इसके बाद स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत पढ़ना है। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना है ना। ये 5 सिद्धांत हमें केवल पढ़ने हैं। इसके बाद पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और इसी के साथ जो व्योगास्की है इनका भी हमें सीखने का सिद्धांत पढ़ना है। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि अब हमें केवल पढ़ना है इन्हीं को विस्तार से। अब पता चले भाषा विकास का सिद्धांत जो चोमस्की ने दिया वो भी हम विस्तार से पढ़े जा रहे हैं, तो उनको ज्यादा विस्तार से पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस वजह से मैंने आपके सामने सिलेबस रखने का प्रयास किया। इसके बाद अगला है जो इसमें टॉपिक, वो सीखने का वक्र। क्या है, सीखने का वक्र। और सीखने के वक्र में क्या है, इसका अर्थ क्या होता है एवं इसके प्रकार, ठीक है। और सीखने में जो पठार आता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, और उस कारण का निराकरण क्या होता है, निवारण क्या होता है। तो ये जो बाल विकास का अर्थ हुआ और सीखने का अर्थ और सिद्धांत में ये आ गया। इसके बाद शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं में अगर हम देखेंगे तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां और शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। ये है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो एक बुक होती है उससे उसके टॉपिक हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो हम केवल कॉमन सेंस अपना, अगर हम कॉमन सेंस लगा लें तो उसके उत्तर हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं में, जैसा कि शिक्षण सूत्र होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, इस तरीके से बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। शिक्षण की प्रविधियां होती हैं कौन कौन सी, जैसे खेल विधि होती है, और भी बहुत सारी विधियां होती हैं। तो आगे देखते हैं आगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा इसमें विस्तार से, बहुत ही ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम केवल आपको जो टॉपिक है वो केवल बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों के थोड़ा समझ में आए कि पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। इसके बाद अगला आता है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। अब देखिए अगर आप बाल विकास को पढ़ने को बैठेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। इस वजह से हमने आपके सामने ये जो सिलेबस है वो रखा, ताकि आप टॉपिक देखें केवल उसी को पढ़ें, है ना। तो देखते हैं हम समावेशी शिक्षा में क्या है, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या होता है, उसकी पहचान करेंगे, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता। अब शारीरिक दक्षता में क्या है, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और वाक मतलब अस्थिबाधित, और मानसिक दक्षता, ये सब हैं। इसके बाद समावेशन के लिए कौन कौन से उपकरण आवश्यक होते हैं, सामग्री, विधियां, टीएलएम आदि ये सब है। इसके बाद समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। तो इसमें देखिए अगला है समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं टेट में। तो जैसे समावेशी बालक होते हैं तो उनके लिए हम कौन कौन सी ऐसी विधियों का प्रयोग करें जो कि
कक्षा में सभी बच्चों के सामान्य बच्चों के साथ में समावेशित हो सके। ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन एवं परामर्श, उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो निर्देशन एवं परामर्श होता है। इसके बाद परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो ये हमें ध्यान रखना, प्रयागराज में है। इसके बाद मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, इसके बारे में। जिला चिकित्सालय, ये तो सबको पता ही है, ये मंडल स्तर पर होती है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, और जिला चिकित्सालय जिला स्तर पर होता है। ठीक है, जिला स्तर पर। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जो प्रशिक्षित डाइट मेंटर होते हैं, वो भी आपको निर्देशन एवं परामर्श के बारे में थोड़ा सा समय समय पर आपको नॉलेज देते रहते हैं। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और हालांकि जॉब में रहते हुए ये सब चीजें हमें मालूम चल जाती हैं कि पर्यवेक्षण क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है, और अगर इससे संबंधित साधारण क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो वो भी हम आसानी से टैकल कर ले जाते हैं। इसके बाद समुदाय और विद्यालय की सहयोगी समितियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे एसएमसी हो गई, विद्यालय में सबको पता ही होगा ना। इसी तरीके के से और भी होते हैं। कभी कभी विद्यालय में देखा होगा हमने, पीटीएम करवाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और इनसे में बन भी जाएगा प्रश्न। तो अब इसके बाद सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और जो बाल विकास होता है या बालक होता है, उसके अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या होता है, इसके बारे में भी हमें देखना है। और अब आगे देखेंगे इसको, आगे क्या है, अधिगम और अध्यापन। क्या है, अधिगम और अध्यापन। तो अधिगम और अध्यापन में हमें क्या देखना है, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की जो बुनियादी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। ठीक है, और एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, इसके बारे में भी हम अपने टीटी का सिलेबस पढ़ते हुए हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि हमें पता नहीं चलता है कि हम ये कब पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारे सिलेबस में बालक के बारे में ही दिया हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, इससे काफी क्वेश्चन टीटी में पूछे जाते हैं, तो ये हमें टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। और अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक होते हैं, निजी और पर्यावरणीय कारक, अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो साधारण क्वेश्चन ही बनते हैं इस टॉपिक से, और हम इसे टैकल कर लेंगे। ठीक है ना, इस टॉपिक से साधारण प्रश्न ही बनते हैं। ठीक है ना, तो अब आते हैं, ये तो बाल विकास हो गया, काफी ज्यादा इसमें रहता है, इस वजह से मैंने आपको केवल टॉपिक बताने का प्रयास किया कि हमें केवल ये टॉपिक पढ़ने हैं। और अब इसके बाद हिंदी को देखते हैं, तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। साथियों देखिए, हिंदी में सबसे पहले तो अपठित अनुच्छेद आता है, गद्यांश, एक गद्यांश दे देगा आपको प्रश्न में वो, और उसी से संबंधित जो 4-5 प्रश्न होते हैं, 4 से 5 प्रश्न, उसके उत्तर हमें देने होते हैं। और बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि हमें जो ये इन प्रश्नों के उत्तर होते हैं उसी गद्यांश से ढूंढ कर ही देने होते हैं। इसके बाद हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ना है पूरा अच्छे से। इसके बाद वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, किस प्रकार से मात्रिक और अमात्रिक शब्द बनते हैं, ये लगभग सभी को जानकारी होती है। तो इसमें हमें जो मेन चीज है, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला पढ़ना है हिंदी में। इसके बाद वाक्य रचना, ये भी हमें पढ़ना है, वाक्य रचना के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जो ये अक्षर दिए हुए हैं या वर्ण दिए हुए हैं, हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए कि इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में। इसके बाद हिंदी में आगे क्या है, हिंदी में इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। ठीक है, ये क्या होता है, तो जब हम ये वर्णमाला पढ़ते हैं तो काफी हद तक हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत हमें नहीं रहती है इस टॉपिक को। तो अब इसके बाद संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द,
अब देखिए, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो संयुक्ताक्षर भी पढ़ते हैं, अनुनासिक ध्वनियां भी पढ़ते हैं, तो अब इनसे कौन कौन से शब्द बने होते हैं ये हम समझ ही जाएंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, देखने में सिलेबस बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन होता क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक साथ ही हम पढ़ लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या है, सभी प्रकार की मात्राएं। अब बताइए, क्या इस टॉपिक को हमें पढ़ने की जरूरत है? ये टॉपिक तो वैसे भी हम लोग कवर कर लेंगे साधारण तरीके से वर्णमाला पढ़ते हुए ही। इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है, इसमें हमें ध्यान रखना है विराम चिन्ह। क्या पढ़ना है? विराम चिन्ह को हमें देखना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अभ्यास करने की सबसे ज्यादा चीज है, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द। ठीक है, जिसमें समान ध्वनि वाले शब्द तो लगभग पहचान ही जाएंगे, तुकांत अतुकांत भी पहचान जाएंगे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, क्रिया एवं विशेषण के भेदों के बारे में भी हमें पढ़ना है, इसको हमें ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद वचन एवं लिंग एवं काल, इनके बारे में भी, ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन हमें अंक बढ़ाने में, परीक्षा में अंक बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर। प्रत्यय उपसर्ग से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग लास्ट ईयर पेपर्स उठाकर देख सकते हैं, तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ हमें देखने हैं। क्या देखने हैं? लोकोक्तियां और मुहावरों के अर्थ, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जैसा कि हम आपको ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं, अगला टॉपिक है संधि। अब संधि में हमें कौन कौन सी संधियां पढ़नी है, इस वजह से केवल मैंने आपको सिलेबस बताने का प्रयास किया है कि हमें देखिए संधियों में कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इसके उन्होंने पार्ट बाई पार्ट बताया कि ये संधियां पढ़नी है। लेकिन व्यंजन संधि को थोड़ा सा ही, किस प्रकार से व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि। अब ऐसे अगर देखें तो व्यंजन संधि में तो पूरा आ जाता है बहुत विस्तार से, लेकिन हमें क्या है, थोड़ा सा उसको हल्का समझते हुए चलना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है वाच्य, समास एवं अलंकार, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। क्या है? कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ये हमें टॉपिक देखना है। ठीक है ना? तो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, भाषा विकास का अध्यापन। भाषा विकास किस प्रकार से होता है बालक का, इसके कौशल कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी, इसमें काफी कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर हल कर लेते हैं। तो इसमें हमें भाषा अध्यापन के सिद्धांत, अधिगम और अर्जन। अब अधिगम जब हम बाल विकास में पढ़ लेंगे तो फिर इधर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भाषा विकास के कौशल हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा देख लेना है। तो ये सब देखिए, भाषा कौशल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आगे चीजें होती हैं वो सब चीजें हम अपना साधारण दिमाग लगाकर ही, उसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसको वो प्रश्न भी बिल्कुल इजी होते हैं, आराम से निकल जाता है अगर आप ने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई की है। इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी जैसे हिंदी में गद्यांश था, ऐसे ही इसमें भी एक अनसीन पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, और वाक्यों के बारे में पूछा जाता है, वाक्य के भाग पूछेगा और वाक्य के प्रकार पूछेगा। अब इसमें दोनों में अंतर है, वाक्य के ये भाग हैं और ये वाक्य के प्रकार हैं, तो ये हमें समझना है। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। इसके बाद प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है। अब देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हमें देखते हुए चलना है, क्योंकि टीटी एग्जाम है तो इसमें कोई पीसीएस लेवल का पेपर तो पूछा नहीं जाएगा, तो इसी हिसाब से। फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन। अब ये देखो जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनमें सारे ये आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तो ये हमें देखना है। इसके बाद आगे है देखिए टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। आर्टिकल, फिर इसके बाद पंचुएशन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर और प्लूरल
जेंडर, जो सब हिंदी में टॉपिक होते हैं वो सब अंग्रेजी में भी होते हैं, लगभग सेम टॉपिक ही होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है, वो हमें अंग्रेजी में पढ़ने होते हैं और ये हिंदी में पढ़ने होते हैं। और ये जो अंग्रेजी भाषा होती है, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में होती है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इसमें, या संस्कृत आप ले सकते हो, इसमें और भी होती हैं, या जैसे उर्दू भी कई लोग ले लेते हैं। तो वो सब अपने अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आता है कि हाँ हमें ये तैयार हो जाएगी, तो वही हम लोग अपना चुन लेते हैं। तो मैंने तो सभी से यही कहा है कि अधिकतर लोग प्रयास करें संस्कृत चुने, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और कहें कि ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है फिर हमें। अगर हिंदी में पढ़ लिया, संस्कृत में पढ़ लिया, तो फिर हिंदी में नहीं पढ़ना होता, और हिंदी में पढ़ लिया तो फिर संस्कृत में कम पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम आगे देखें, फिर ये उर्दू है, उर्दू के बाद अगर हम संस्कृत को समझने का प्रयास करें, तो संस्कृत में देखिए क्या क्या है। अपठित अनुच्छेद है सबसे पहले, जो कि हिंदी में भी मिला, हमें अंग्रेजी में भी मिला। इसके बाद अकारांत पुल्लिंग, अब ये ध्यान से हमें देखना है, जो संज्ञाएं होती हैं, रूप होते हैं जो, ये हमें क्या पढ़ना है, अकारांत पुल्लिंग। अकारांत का मतलब जिनके नाम के बाद में आ आई, छोटा आ, जैसे राम हो गया, अकारांत में आता है। अब आकारांत में, नाम में बड़ा आ जाए, ठीक है, नाम में क्या आ जाए, बड़ा आ, जैसे राजा, ठीक है, ऐसे होता है ना। इसके बाद अकारांत नपुंसक लिंग, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग है, ये पुरलिंग है, और स्त्रीलिंग में अगर देखेंगे तो रमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमा हो जाएगा, जिसमें बड़ा आ गया, और इसमें क्या है, छोटा आ है। ये हमें ध्यान रखना है कि अकारांत पुल्लिंग क्या होगा और आकारांत स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है ना। आकारांत का मतलब बड़ा आ, और अकारांत का मतलब छोटा आ अंत में। तो ऐसे ही अकारांत नपुंसक लिंग होता है, ऐसे ही इकारांत स्त्रीलिंग होता है, ऐसे ही उकारांत पुल्लिंग होता है, ऐसे ही ऋकारांत पुल्लिंग होता है, मतलब लास्ट में बड़ी ई आएगी, है ना, लास्ट में छोटा ऊ आएगा, लास्ट में री आएगा। ऐसे ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब इस तरीके से हमें समझ के रूप जो पूछे जाते हैं केवल वो पढ़ने हैं, और जब हम आपको दिखाएंगे तो जैसे ही पेपर पास में होगा तो इनको बार बार रिवाइज करवा देंगे, जिससे आपको बन जाएंगे। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीटी की दृष्टि से, और पूछा भी जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, सर्वनाम है, क्रियाएं हैं, और शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद अव्यय, क्या है, अव्यय, और देखिए संधि इसमें भी आ गया, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, जैसे दीर्घ संधि का जो विच्छेद है इसमें दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि इसमें क्या दिया हुआ है, दीर्घ संधि का विच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसी वजह से मैंने आपको बताया कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। संख्याएं पढ़नी है संस्कृत की, गिनती जो होती है, फिर इसके बाद लिंग वचन प्रत्याहार, प्रत्याहार तो बताया ही मैंने अपने सक्सेस सीरीज में भी। स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक, ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें देखते हुए चलना है। इसके बाद स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, अब देखिए इन्होंने लिख दिया है स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए गहराई से तो ये ना हो कि हमने बताया नहीं था टॉपिक, है ना। लेकिन हमें पढ़ना हिंदी में भी वही संधियां हैं और अंग्रेजी में भी वही संधियां पढ़नी है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, और दूसरी चीज दोनों में कॉमन टॉपिक भी हो जाता है। समास भी पढ़ना है हमें, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, इसमें प्रत्यय से भी और वाच्य से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। इसके बाद जैसे हिंदी में भी थी, तो वैसे ही संस्कृत में भी आ गई कवियों और लेखकों की रचनाएं, ये भी काफी ज्यादा पूछा गया है। इसके बाद भाषा विकास का अध्यापन, तो देखिए वो भी वही चीज है, अधिगम और अर्जन क्या होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये हम एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको हम स्किप करेंगे, वो ये भाषा के कौशल हैं। इसके बाद गणित में देखेंगे, तो गणित में क्या है, गणित में संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग है। फिर इसके बाद आगे है लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, लासामाशा, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि जो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
है ना, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग है। फिर एक एक नियम, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रतिशत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लाभ हानि। देखिए ये ऊपर वाले जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे लासा मासा भी पढ़ लीजिएगा, ये जो संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग है, ये लगभग अगर आप अभ्यास कर लेंगे इसको तो ये सरल क्वेश्चन आते हैं और ये सॉल्व भी हो जाते हैं। साधारण ब्याज वाले भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्यामितीय एवं ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज और वृत्त, ये पढ़ना है हमें। केवल ये ध्यान रखना क्या क्या पढ़ना है, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज और वृत्त, केवल 4 चीजें देखनी है। इसके बाद धन के बारे में, रुपया और पैसा जो है। इसके बाद मापन में क्या पढ़ना, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। इसके बाद परिमिति के बारे में, परिमिति किसका किसका, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का और चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो हमें देखना है। इसके बाद कैलेंडर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आज इतना है तो 2030 में इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इस तरीके से पूछे जाते हैं। और आंकड़े। इसके बाद है आयतन, धारिता, घन और घनाभ, मतलब आयतन या धारिता, इसमें घन और घनाभ के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद क्षेत्रफल में की अगर बात करेंगे तो किसके क्षेत्रफल की बात होगी, केवल आयत और वर्ग की। हमें ध्यान से देखना है ना कि कौन कौन से टॉपिक, क्षेत्रफल में किसका किसका क्षेत्रफल, केवल आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल ही पढ़ना है, ठीक है। रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। तो इस तरीके से ये गणित का हो गया पाठ्यक्रम की। गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है, अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं उनमें भी हम देखेंगे। तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ठीक है ना। और इसके बाद गणित की भाषा क्या होती है, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हो गया हमारा गणित का टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपको पाठ्यक्रम के विषय में विस्तार से बताया जा रहा है, तो सभी लोग इसको ध्यान से समझें। वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि पूरा पाठ्यक्रम 1 to 5 एक साथ बताया जा रहा है आपको अच्छे से, और अब अंतिम ही चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग धैर्य रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन को भी पढ़ लेंगे। देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में विज्ञान भी लिख दिया इन्होंने, इतिहास भी लिख दिया, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण में सब कुछ लिख दिया है कि अगर धोखे धंधे कोई एक क्वेश्चन अगर बाहर से पूछ लिया जाए तो ये बच्चे क्लेम नहीं कर सके कि क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से पूछा गया है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे मेन चीज ये है, परिवार के बारे में पढ़ना है। अब परिवार के बारे में क्या पढ़ना है भाई, परिवार के बारे में तो सब कोई जानता ही है ना, कॉमन सेंस होता है, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। अगर अब परिवार के बारे में भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप समझ ही सकते हो क्या कहने। फिर इसके बाद अगला क्या है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भोजन क्या होता है, फिर आहार और रोग वगैरह इसी में हम देखेंगे, है ना। स्वच्छता से विषय, स्वच्छता विटामिन वगैरह, है ना। और जो स्वच्छता के टॉपिक होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सब चीजें इसी में हम देखते हैं। फिर इसके बाद आवास, आवास क्या होता है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के बारे में, जैसे पौधे के भाग क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण वगैरह इसी में हम लोग देखते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, है ना, ग्रेना स्ट्रोमा इसी में देखते हैं। हमारा परिवेश। फिर इसके बाद मेला, है ना। अब मेला में देखिए मेले, जगह जगह जो मेले लगते हैं खासकर हमारे प्रदेश में, वो हमें याद रखना है, जैसे नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ऐसे ही स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय कौन कौन से होते हैं तो सबको पता है, क्योंकि ये कक्षा 4 और 5 में पाठ भी है कि लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं और मकान बनाने वाले को क्या कहते हैं। इस तरीके से जो ये पार्ट है, ये कह सकते हैं कॉमन क्वेश्चंस हैं और इनको हम लोग आसानी से टैकल भी कर सकते हैं। तो इनमें ज्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग लगाने वाले टॉपिक है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे जल है, ठीक है, तो जल के बारे में भी लगभग सभी लोग जानते हैं। तो अब इसमें क्या है, जल का सूत्र आप देख लो। जल कौन कौन से, जैसे भारी जल होता है तो D2O हो जाता है ना। और जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान जैसे होता है 7 होता है ना। अशुद्ध जल का उदासीन होता है जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा टॉपिक को डिवाइड करके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद यातायात एवं संचार के बारे में देख लेंगे। खेल एवं खेल भावना क्या होती है। अब देखिए ये पढ़ने वाले टॉपिक है, इधर हम देखेंगे तो ये पढ़ने वाले टॉपिक है भारत के बारे में। हमें क्या देखना, भारत की नदियों को देखना है। अब नदियों में ज्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जबकि
नदियों में पूछेगा कि ये नदी कहाँ से उद्गम हुआ है इसका और कहाँ जाके मिल जाती है। इस तरीके से पर्वतों के बारे में, पठार, कौन सा पठार कहाँ है और कौन सा पर्वत कहाँ है, वनों में मतलब कितने सेंटीमीटर वर्षा में कौन से वन पाए जाते हैं, इस तरीके से, और किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है। फिर इसके बाद यातायात के बारे में, महाद्वीप के बारे में और महासागर के बारे में साधारण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रदेश की जो नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार है, वन और यातायात है, ये सब हमारे प्रदेश से भी पूछे जाएंगे, तो ये भी हमें टॉपिक देखना है। संविधान, अब संविधान इन्होंने लिख दिया। संविधान में हमें काफी चीजें, जैसे संविधान में क्या 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 होता है, अगर हम देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो प्रस्तावना हो गई, ठीक है, प्रस्तावना को थोड़ा सा देख लेंगे। प्रस्तावना के बाद भाग हो गया, अनुसूची हो गई, है ना, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये सब चीजें कहाँ से क्या चीज ली गई है संविधान में, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद शासन व्यवस्था आती है। शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, है ना, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे जो टॉपिक हैं काफी डीप है, और हम अगर इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि एक साथ कई एग्जाम की तैयारी हो सकती है अगर हम पर्यावरण के इन टॉपिक को देखें। फिर इसके बाद पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, महत्व एवं उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, ठीक है। इसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व क्या है, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। फिर इसके बाद अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण और क्रियाकलाप। तो इस तरीके से अगर आगे देखें, प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्या। इस तरीके से जो 1 to 5 का जो हमने सिलेबस था आपके सामने रखा और समझाने का प्रयास किया कि टॉपिक कौन कौन से। साथियों देखिए, एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर, जो कि हमें याद रखनी है, क्योंकि पढ़ाई हमें करनी है, और अगर हम सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो हम कितना भी पढ़ते रहे, पास हो जाएंगे लेकिन नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, है ना। तो हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि सब लोग सिलेबस में टॉपिक देखें, उसकी एक सिलेबस की पीडीएफ निकलवा लें, और पीडीएफ निकलवा के उसमें जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लें तो इस तरीके से हम उसमें टिक लगा लें कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ताकि अब हम अगर उसे पढ़ेंगे तो उसको हम रिवाइज करते समय ही पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि अरे यार ये टॉपिक भूल गया, चलो ये दोबारा पढ़ लेते हैं, हम फिर से देख लेते हैं, तो हम उसी में उलझे रहते हैं। तो ये सब थोड़ा छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग एग्जाम के समय ध्यान नहीं देते हैं, और जो कि हमारे नंबर कम करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और यही जो छोटी छोटी चीजें अगर हमने परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान में रख ली तो यही हमारी चीजें परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में भी मदद करती हैं। तो आशा है सभी को सिलेबस समझ में आया होगा। इसके बाद जो अब 6 से 8 का सिलेबस है उसके लिए भी अब हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, और सभी से निवेदन है कि आप सिलेबस को समझने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते रहिए। जो आप पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें, एक अपनी समय सारणी बना ले कि हमें इस दिन ये टॉपिक पढ़ना है और रिवीजन किस दिन करना है, ताकि पढ़ा हुआ अगर रिवाइज होता रहता है तो हमें क्या होता है कि चीजें तैयारी करने में आसान रहती हैं, और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील होता है कि हमें चीजें बन रही हैं। तो साथियों सभी से विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जैसा कि आपके सामने 2-3 दिन से वीडियोस मिशन यूपी टेट वाला नहीं आ पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तताएं नहीं और थोड़ा सा तबीयत भी डिस्टर्ब रही, इस वजह से अब आपसे हम चाहेंगे कि सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक भेजें, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हमें सिलेबस को अपने कंप्लीट करना है अपने लिमिटेड टाइम में। क्योंकि लगातार अगर हम वही चीजें पढ़ेंगे तो वो चीजें तो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन सिलेबस की काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हम छोड़ देते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि पेपर बहुत टफ आया है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो साथियों नमस्कार, सभी लोग अपना ध्यान रखें और सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाय बाय।